Hello everyone, this is Isha Agarwal and today we are going to learn about SA 230, that is audit documentation series. Till now whatever essays you have learned about, understood, हर में हमने कहा है quality control maintenance is very important for you to deliver value to the client, also for you to exercise good audit procedures, also to you to ensure that आप professional standards से comply कर रहे हो, आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हो, आप ऑडिट जो क्लाइंट है आपका उसको प्रॉपर वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, जो ये सब है वो क्वालिटी कंट्रोल से ही आता है. एंड वट एवर वी हैव रेड इन क्वालिटी कंट्रोल, बी इट एन SQC1 एंड SA 220, वी हैव अंडरस्टूड कि ये सब में एक पार्ट दैट इज इम्पोर्टेंट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो. विदाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन you cannot attain quality control in your firm. If you remember, in the last video wherein I gave the example of big fours for quality control, one point that I stated was that good documentation practice. They document everything from the start to the end, be it any procedure they have applied, be it any conclusions they have developed, be it any discussions they have done, be it any confusion they had during the audit and what was the result, be it any discussions they had, be it any consultations they had, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखते हैं बिकॉज दे बिलीव दैट ऑडिट इज नॉट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर बट दे हैव टू डू दिस ऑडिट फॉर कमिंग फाइव फाइनेंशियल ईयर. तो आप हमेशा याद रखो कि आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ना सिर्फ आज वो आपको 5 साल सपोर्ट करे. आप अगर आप फर्स्ट ईयर में लैक की ठीक है यार अभी तो 5 साल करना है, कभी और मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगी, या फिर इस साल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर ले, नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट कर दूंगी, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम ही होगा. बिकॉज बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आप क्लास करते समय जितने नोट्स बना लोगे आप क्लास करने के बाद उतने नोट्स नहीं बना पाओगे. इफ यू आर राइटिंग योर नोट्स व्हाइल डूइंग द क्लासेस, यू नो कि आपकी नोट्स बहुत अच्छी बनेगी, rather than आपने क्लास कर लिया और सोचे उसके बाद में नोट्स बनाऊंगी, आधे बच्चों की तो वो नोट्स बनेगी ही नहीं, और जिनकी बन जाएगी वो भी उस क्वालिटी की नहीं बनेगी जो क्लास में बनती है. तो बेसिक मतलब यही है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक इन लेमन लैंग्वेज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यही होता है कि अगर कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है ऑडिट से, मतलब उसको पता ही नहीं है क्लाइंट कौन है, क्या करता है, कुछ भी नहीं, बट अगर वो आपकी फाइल समझे एंड पढ़े तो उसको सब पता चल जाए कि आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं, कैसे आप कंक्लूजन्स पे आए हो, क्या आपने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन की है, वेदर द ऑडिट प्रोसीजर्स आर एज पर द स्टैंडर्ड, आपने क्या क्या लिया है क्लाइंट से, क्या क्या उससे को इंक्लूड किया है, कुछ एविडेंस मिले है क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस है, सब उसे पता चल जाए. सो बेसिकली ऐसे 230 आपको बोलता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एकदम तगड़ा सा फाइल बनाओ कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसमें सब कुछ लिख दो, आपने जो किया है ऑडिट में सब बता दो उसमें. बी एट आपने कोई प्लानिंग की है, बी एट कोई परफॉर्मेंस किया है, बी एट अगर कोई चेंज किया है प्लानिंग में, कुछ किसी ने रिव्यू लिया है, किसी ने काम किया है, सब लिख दो, कब काम किया है, कैसे काम किया है, सब बता दो. उसके बाद आप क्या क्या उस पर कंक्लूजन पे है वो भी बता दो. तो बेसिकली आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है आपने जो किया है उसका एक रिटन एविडेंस वो आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में लिख दो. क्यों? क्योंकि कल को कोई आपको पॉइंट आउट नहीं कर पाए कि आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं मेंटेन किया, या आपने ऑडिट में क्या ही किया, आप कहाँ से आए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, कहाँ से आए ऑडिट कंक्लूजन में कि कौन सा ओपिनियन इशू करना है. मुझे कैसे पता आपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए नहीं, या मन से बोल दिया कि नहीं ये तो अनक्वालिफाइड है, सब सही है बैलेंस शीट में. अगर कोई कल को आके पूछ लेगा आपसे कि आपने क्या किया, तो आप उससे क्या ओरल एविडेंस होगा, आप उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाओगे कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखाओगे कि उसे दिखाओगे कि आपने ये सब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया. So it's a very strong evidence which is useful for the auditor, not just for this particular audit, but for any external inspection भी हो रहा है या फिर कोई future audits भी हो रहे हैं, सब में काम आता है ये. So it's very important for the auditor to ensure good documentation. So audit documentation का एकदम basic सा definition होता है. Audit documentation is a record of first audit procedure जो आपने perform किया है, सेकेंड जो उससे ऑडिट एविडेंसेस मिले, थर्ड उस ऑडिट एविडेंसेस पे जो भी अपना जजमेंट लगाया उससे क्या ऑडिट कंक्लूजन्स निकले. सो बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड ऑडिट कंक्लूजन्स रीच्ड. आपको ये तीनों करना है. एंड व्हेन आई मीन तीनों करना है तो मतलब आपको फ्रॉम 0 to 100 ऑडिट में जो आपने किया है सब डॉक्यूमेंट करना है. एंड बेटर ऑफ यही होगा कि आप ऑडिट करते करते उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लो.
वरना वंस अगेन वो नोट्स वाले एग्जाम्पल हो जाएगा अगर आप सोचोगे कि ऑडिट प्रोसीजर्स में परफॉर्म कर रहे हैं एंड बाद में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नो, द लेवल वोंट बी अचीव्ड, यू वोंट बी एबल टू डू गुड डॉक्यूमेंटेशन, यू वोंट बी एबल टू मेक दैट फाइल ओनली। शायद आधे पेपर्स मिलेंगे, आधे पेपर्स नहीं मिलेंगे। जब ऑडिट हो ही चुका है तो आपके मन में आएगा यार ऑडिट तो हो गया, ऑडिट रिपोर्ट तो चला गया, छोड़ना यार नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। आधा डॉक्यूमेंटेशन में चला जाएगा, आधे डॉक्यूमेंटेशन हो चुके होंगे, आधा डॉक्यूमेंटेशन इसलिए नहीं मिलेगा कि शायद जो टीम मेंबर्स एंगेज थे वो कहीं चले गए होंगे। सो इट्स बेटर ऑफ ये सब का झंझट ही मत रखो, आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करते जाओ, बिकॉज नॉट जस्ट वरी अबाउट कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा या नहीं होगा, जब आप रिव्यू दे रहे होगे तभी भी आपके ही काम आएगा। कल को आपका सीनियर आपसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, क्या तुमने क्या एविडेंस ऑब्टेन किया, तो आप क्या बोलोगे, मैंने एविडेंस ऑब्टेन किया है बट मैंने उसको प्रिंट नहीं किया है, या मैंने एविडेंस ऑब्टेन किया पर मैंने उसको क्लाइंट के पास ही छोड़ दिया है। व्हाई डू दिस? आप जैसे जैसे ऑडिट करो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते जाओ, आपके भी रिव्यू में काम आएगा एंड वो जो आपको डायरेक्ट करे वो भी जज कर पाएंगे कि आपने एज पर डायरेक्शन काम किया है कि नहीं किया है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 230 यही होता है, to help the auditor build a sufficient and appropriate record of the basis of audit report, and to ensure that there is an evidence that audit was planned and performed in accordance with the essays. दैट इज दोनों में एविडेंस का ही बात करें। पहला बोलता है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो भी आपका ऑडिट रिपोर्ट कह रहा है कि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन या अनक्वालिफाइड ओपिनियन या जो भी आपका ऑडिटर ओपिनियन है दैट इज सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंटेशन, कि कल को आपको कोई आके पूछे ये कहाँ से आया, ऑल्दो यू गिव द बेसिस फॉर ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट, बट स्टिल अगर कोई भी एक्सटर्नल पार्टी या कोई रिव्यूअर आया, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आया कि आपने यहाँ पे कैसे अराइव किया आपने, तो आपके पास होना चाहिए। तो ऑलवेज ऑब्टेन अ रिकॉर्ड कि आप कहाँ कैसे उस कंक्लूजन तक पहुंचे। सेकेंड, वो एविडेंस होगा आपके लिए कि आपने क्वालिटी कंट्रोल फॉलो किया। कैसे? अगर आप स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो तो आप क्वालिटी कंट्रोल अचीव कर ही रहे हो। सो अगर आप ऑल डॉक्यूमेंटेशन में इंश्योर कर रहे हो कि आप उसमें, इनफैक्ट बहुत सारे फर्म्स तो ऐसा करते हैं, आप सपोज उन्होंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाया, वो ऊपर लिख देंगे एज पर SA 505, कि सामने वाले को उसका भी नहीं हो क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए या नहीं, स्टैंडर्ड्स भी फॉलो हुए वो भी वो बता देते हैं। सो ऑडिट एविडेंस, मैंने बार बार बोला, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ ग्रेट एविडेंस फॉर ऑडिटर कि उसने काम किया है। आप कितना को ओरल एविडेंस दोगे कि हाँ मैंने काम किया, हाँ मैंने काम किया, या कितना को वो देखोगे कि नहीं हम आपको इमेज एविडेंस देंगे कि हमने सीसीटीवी कैमरा देख हमने काम किया। नो, पीपल वोंट बिलीव एंड व्हाई डू सो। आप ऑल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो ना यार, आप काम करते जाओ, आप उसकी प्रिंट्स लेते जाओ, या कैसे भी उसको मेंटेन करो, उनकी फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करो। प्लान किया, चलो प्लानिंग पॉइंट्स निकाल दिया कि मैंने ये सब प्लान किया था, क्या क्या एप्लीकेबल है वो परफॉर्म किया, क्या क्या एविडेंस मिले वो लिख लिया, या वो जो ऑब्टेन हुआ वो फाइल्स में रख लिया, या प्रिंट आउट जो भी जैसे भी मन, और लास्ट में उनसे क्या क्या जजमेंट्स निकले कि ऑडिट कंक्लूजन निकला, दैट इज ऑब्जर्वेशंस निकले इन द लेमन्स लैंग्वेज के, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस और पॉइंट्स निकले वो पता चलेगा। दिस इज एज सिंपल। आपको बस आप जो कर रहे हो उसके साथ एक सपोर्टिंग फाइल रखनी है, आप किसी में फॉर्म में रख सकते हो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट से कि आपको सब कुछ हार्ड कॉपी में रखना जरूरी है, नो, इवन इफ यू आर डूइंग इट इन सॉफ्ट कॉपी इट्स ओके, बट हाँ सॉफ्ट कॉपी में ये है कि वो थोड़ा टार्निश होने का या डिलीट होने का ये सब रहता है, इसीलिए इट्स रिकमेंडेड इन फिजिकल कॉपी। However, if you can maintain well in the electronic mode also, no one has a problem. So, you should always maintain all the documentation while doing an audit. अब आप बोलोगे कि ये तो चलो एविडेंशियल प्रूफ हो गया ऑडिटर के पॉइंट से, बाकी और क्या क्या ऑडिटर को बेनिफिट्स है कि सिर्फ एविडेंस के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करूँ कि दूसरे देखेंगे जज करेंगे कि मैंने ऑडिट किया कि नहीं, इसीलिए नहीं, उसके दूसरे भी फायदे, दैट इज इंटरनल फायदे भी है ऑडिटर को। पहला तो वो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू में हेल्प करता है। कैसे? अगर आप प्लानिंग पॉइंट्स लेड आउट रखोगे, उसको प्रिंटेड रखोगे, या उसको जैसे भी आप उसको प्लानिंग पॉइंट्स बता के रखोगे तो आपको डायरेक्शन में भी हेल्प करेगा कि देखो मैंने तुम्हें 10 पॉइंट समझा दिया, ये हमारा ऑडिट प्लान है, ऐसे ऐसे काम करना है। सो दैट व्हेन यू आर टेकिंग हिज और हर रिव्यू आपके पास वो 10 पॉइंट्स है
कि 10 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बोले थे, अब तुम मेरे को समझा दो एज पर तुमने इसमें प्रोसीजर क्या किया है, इसमें प्लानिंग क्या, एप्लीकेबिलिटी क्या है इसमें, या नहीं एप्लीकेबिलिटी, ऐसे कंक्लूजन क्या निकालने। आपको रिव्यू देने में भी आसानी है, आपके पास प्लानिंग पॉइंट्स है, आपके पास सपोर्टिंग सब है, बस फटक से हो जाएगा आपका भी रिव्यू। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स बोथ इन डायरेक्शन सुपरविजन एंड इन रिव्यू। डायरेक्शन सुपरविजन प्लानिंग पॉइंट एंड रिव्यू के टाइम पे ऑडिट एविडेंस पॉइंट्स, ये हो गया। फिर दूसरा हो गया कि आप एक देखो एक अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट हो जाए। अगर आपको बोलोगे कि आप सिर्फ पढ़ते जाओ एग्जाम नहीं देना, तो यार हम कितना भी पढ़ लो पर वो एग्जाम नहीं देने वाला ना, तो फिर वो पढ़ाई वैसी ही होती है। ठीक है यार पढ़ने के लिए पढ़ रहे, पर जिस दिन मैं आपको बोल दूंगी नहीं एग्जाम देना है इसका, तो आप उसको और अच्छे से पढ़ने लग जाओगे, यार एग्जाम देना है एग्जाम देना है एग्जाम देना है। इट्स एज सिंपल एज इफ यू आर स्टडिंग फॉर सीए फाइनल्स, आप कितना ही 2.5 साल में पढ़ लो, 2 साल में विद आर्टिकल शिफ्ट, लास्ट में 3 महीने तो आप इतना जम के पढ़ते हो, क्यों? एग्जाम देने 3 महीने बाद। 2 साल में वो रियलाइज करने तो एग्जाम नहीं देना अभी तो 6 महीने बाद, 3 महीने में वो रियलाइज होता है क्योंकि एग्जाम देना है अब। सिमिलरली अगर आप बोलो यार ऑडिट करना है करना है करना है, रिव्यू देना है, क्या होगा रिव्यू में, ओरल कुछ बोलेंगे, बाता बाती होगी, चलो ठीक है, बट ऐसे में बोलूंगी ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करना है, तो उस बंदे में अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि यार मेरे को तो इसका साथ साथ प्रिंट भी देना पड़ेगा या साथ साथ फाइलिंग भी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो मैं फाइल में क्या चिपकाऊंगा अगर मैं काम ही नहीं करूंगा तो कुछ भी, या मैं फाइल में क्या रखूंगा। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी अमंग एवरी मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम। Further, it helps in external inspection. As I said कि अगर कोई external आके देखना चाह रहा है, so if you have an audit file, great. It would help you only because आपका सारा काम अगर and काम जो भी आपने किया है वो फाइल में arranged है, तो you have an evidential proof right in front of you. आप उसे दिखा सकते हो। Further, external quality control reviewer आता है, उसमें भी हेल्प करता है, उसको भी आप फाइल दिखा दो if he thinks कि हाँ चलो सब कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, आपने एविडेंस दिखाया, आपने कंफर्मेशन दिखाया, आपने सब कुछ दिखाया जो भी आपका और डॉक्यूमेंटेशन है, इफ यू थिंक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद और क्या हो गया, प्लानिंग परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। प्लानिंग परफॉर्मेंस में कैसे, एज ए सेड आप प्लान एंड परफॉर्म, आपने अगर प्रिंट्स निकाल लिया, आपने प्लान पॉइंट्स ले डाउन कर दिए, प्रिंट्स नहीं निकाला, चलो मैंने एक एक्सेल फाइल दे दी कि ये सब हमारा ऑडिट प्लान है, तो मैंने प्लान डिक्टेट किया, तो वो प्लानिंग में भी हेल्प करता है। फर्दर परफॉर्मेंस टाइम वो चेक अनचेक करते रहे हो अपना कि मैंने ये परफॉर्म किया है या नहीं, ये नहीं किया है या नहीं, ये सब अगर आप ओरली बोलोगे ना उनको तो वो नहीं याद रहेगा, जब वो डायरी में नोट डाउन कर ले तो कुड भी कि आप अपने पॉइंट से आप अपने जो आपने पॉइंट बोले उसमें से आप 1-2 पॉइंट्स भूल जाओ। इट्स ऑलवेज इंश्योर्ड कि अगर वो रिटर्न में हो ना तो आप दोनों के लिए हेल्पफुल है, आप भी उससे क्वेश्चन कर पाओगे कि यार तुमने किया ये पॉइंट, एंड इवन दे विल बी एबल टू से कि ठीक है मेरे पास तो प्लान पॉइंट से मैंने ये नहीं किया क्योंकि ऐसा हुआ। So it helps in planning and performance also. So yeah, not just evidential proof, all documentation gives a lot of benefits to the auditor in various forms. चलो अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये हो गया। अब होता मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में और डीपली एक्सप्लेन्ड है, डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे मेंटेन करना चाहिए, मतलब आपको ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, ऑडिट एविडेंस में क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, ऑडिट कंक्लूजन्स में क्या क्या मेंटेन करना चाहिए। सो बेसिकली पहले तो ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड में उन्होंने बोला नेचर टाइम एंड एक्सटेंड बताओ। अब नेचर टाइम एंड एक्सटेंड आप क्या बताओगे? नेचर टाइम एंड एक्सटेंड बेसिकली हुआ कि जो भी आपने आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किए उनकी नेचर बताओ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या थे। अब सपोज आपने किसी का सेल्स चेक किया या परचेज चेक किया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, क्या एएस या इंडियस वो फॉलो कर रहे थे, क्या उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी थी, either did they adopt any separate accounting policy या फिर उन्होंने कुछ चेंज किया इस ईयर, या हाउ डू दे मेंटेन कि उनका सेल्स प्रॉपर्ली अकाउंट हो या नहीं। जो भी आपने चेक किया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ उस पर्टिकुलर आइटम के। सेकंड, जिसने काम किया उसका नेम होना चाहिए एंड कब तक काम किया उसका भी डिटेल्स होना चाहिए। फिर जिसने काम किया उसके बाद जिसने रिव्यू लिया उसका नाम होना चाहिए एंड जिसने रिव्यू वो उस पर्सन ने रिव्यू कब तक लिया उसका भी डिटेल्स होना चाहिए। सो बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर में 3 पॉइंट्स होने चाहिए। पहले तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, जो भी द पर्सन हु हैज बीन डूइंग द ऑडिट, द पर्सन हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वो अलोंग विद दैट जो भी सपोर्टिंग शीट्स है, जो भी सपोर्टिंग वर्किंग्स है वो रखेगा। फिर
either each sheet should have that created by or done by that person and the timing or the date of the same, या फिर लास्ट में they can have a sheet wherein वो लिख सकता है कि मैंने ये एक्सरसाइजेस की कब तक की है, कब तक मैंने लास्ट ऑडिट प्रोसीजर अपने फॉलो किए. फिर जो रिव्यू ले रहा है ही कैन मे बी साइड लाइन एंड साइड में लिख दिया कि चलो मैंने ये पॉइंट्स रिव्यू किए, मेरे रिव्यू पॉइंट्स ये हैं, ये सब इम्प्रूव हो सकता है, ये सब अभी चेक करना है, तो वैसे उन्होंने लिख दिया. तो आपका क्या हुआ, एक आइटम का पूरा टिल इट गोज टू द पार्टनर रिव्यू ही कैन गो थ्रू एवरीथिंग एंड ही कैन अंडरस्टैंड कि कितना काम हुआ है, कि मेरे सीनियर ने क्या क्या पॉइंट आउट किया है, वो सीनियर के बाद पॉइंट आउट के बाद क्या क्या काम और हुआ है, या फिर मेरे जूनियर ने कहाँ तक काम किया था. एवरीथिंग इज क्लियर टू द पार्टनर विच मेक्स इट इजियर फॉर द पार्टनर टू डू द ऑडिट ऑल्सो. एंड आप समझ रहे हो कितना अच्छा प्रोसेस है ये, कि एटलीस्ट इवन द पार्टनर इज नोइंग कि ईच मेंबर उसकी फर्म का क्या कर रहा है, each member ने क्या क्या काम किया एंड हाउ his or her team is moving, कि इवन ही कैन अंडरस्टैंड कि क्या मेरे टीम को यहाँ सपोर्ट चाहिए, या क्या इस आइटम में उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड परफॉर्मेंस दी है, कि दे हैव बॉट आउट न्यू पॉइंट्स, ये सब इवन ही अंडरस्टैंड, ही और शी अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो ये सिर्फ वैसे बेनिफिट नहीं होगा कि ही अंडरस्टैंड्स दैट, बट उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर वो उस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, अब उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया तो उन्हें समझ में आ गया कि चलो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इस कंपनी की इस आइटम को रिलेट के, और ये प्रोसीजर्स हो चुके हैं. अब इवन ही कैन स्टेट हिज पॉइंट्स कि ये प्रोसीजर्स और होने चाहिए, विच मेक्स इट इजियर. आपके पास एक पूरा, जब नेक्स्ट ईयर आप कर रहे हो ऑडिट, आपके पास एक पूरा लेट डाउन है कि एटलीस्ट मिनिमम 20 प्रोसीजर एडिशंस तो होते ही रहेंगे. तो ये हुआ ऑडिट प्रोसीजर में. अब ऑडिट एविडेंस में वो क्या बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एविडेंसेस दैट यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑलवेज मेक श्योर जो भी आपके डिस्कशंस हो रहे हैं, बीट विद मैनेजमेंट हो रहा है या बीट विद पीसीडब्ल्यूजी, किसी के साथ भी जो भी डिस्कशंस हो रहा है, ऑलवेज मेक श्योर यू डॉक्यूमेंट देम अलोंग विद. आपको दो चीज इसमें और डॉक्यूमेंट करनी है, आपने किसके साथ डिस्कशन किया और कब डिस्कशन किया. सपोज मैं कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट के मैटर पे डिस्कशन कर रही हूँ, so I will document कि why was the discussion taking place, what were the conclusions of the discussion, when was the discussion taking place and with whom was the discussion taking place. That is maybe BOD के साथ या एक whole time director के साथ ये हुई थी मीटिंग, या फिर TCWBG में किसी से हुई थी, या ऑडिट कमेटी में किसी से हुई थी. तो I write that, I write the timing, I write the date and also I write कि उस डिस्कशन के कंक्लूजन क्या थे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम द सेम एजेंडा ब्रिंग्स अप तो मेरे पास है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कि ये हुआ था लास्ट टाइम डिस्कशन, सो मे बी वी कैन गो अहेड विद दैट. लास्ट में आपको ऑडिट कंक्लूजन्स में यू हैव टू मेक श्योर जो भी आपके ऑडिट कंक्लूजन्स आए हैं, जो भी डिस्कशन से आए हैं, कंसल्टेशन से आए हैं, किसी से भी जो भी आप कंक्लूजन्स पे अराइव किए हो, आप उसका रखो रिकॉर्ड. कि जैसे मैंने सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी आपने डिस्कस किए, आप ये रखो कि आपने क्या मैटर्स डिस्कस किए एंड उनके किसके साथ किए और कब किए और रिजल्ट क्या था, आप किस रिजल्ट पे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द रिजल्ट पोर्शन ऑल्सो, कि आपने ऑडिट एविडेंसेस दिखा दिए, रिव्यू टाइम ऑडिट प्लानिंग दिखा दी क्या है, बट ऑडिट कंक्लूजन्स भी तो दिखाना पड़ेगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इफ यू डोंट शो द ऑडिट कंक्लूजन्स और आपने बोला हाँ मैंने बहुत ऑडिट प्रोसीजर्स किए, क्या फायदा उनका. यू विल हैव टू मेक श्योर दैट योर ऑडिट कंक्लूजन्स आर प्रेजेंट. तो सपोज मैंने प्लानिंग दिखा दी कि ये ऑडिट प्लान का पॉइंट्स था, ये मेरे एविडेंसेस है, ये मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, एंड लास्ट में मैंने दिखा दिया कि ये मेरे ऑब्जर्वेशंस है, दैट इज दीज आर माय कंक्लूजन्स व्हेंस आई हैव चेक्ड. सो दैट मेक्स इट अ कंप्लीट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो ऑलवेज मेक श्योर आप ऑडिट प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट कर रहे हो, आप ऑडिट एविडेंसेस डॉक्यूमेंट कर रहे हो एंड आप ऑडिट कंक्लूजन्स भी डॉक्यूमेंट कर रहे हो. सिर्फ मन में ऑब्जर्वेशन बनाने से कुछ नहीं होगा अंटिल दे आर बॉट ऑन पेपर. आप लास्ट तक मन से रखोगे कि हाँ मैं मन में जाके स्टेक होल्डर को बताऊंगा, वो नहीं होगा. आप लिखोगे तभी वो स्टेक होल्डर को पता चलेगा. So always keep in mind these 3 points while making or drafting a file for audit documentation. Further, these kinds of audit documentation depends on some factors of the entity also जो आप audit कर रहे हो. पहला तो कि entity का nature क्या है या entity की complexity कैसी है. एंटिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़े उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज भी कॉम्प्लेक्स है, तो मे बी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्रीज हो जाए.
या फिर हो सकता है कि एंटिटी थोड़ी लेस कॉम्प्लेक्स है, इजियर और अकाउंटिंग पॉलिसी सब है, तो उतना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं हो। फिर आपको कैसे कैसे ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं, आप क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, मे बी एंटिटी बहुत बड़ी है तो आपको बहुत ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़े तो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएंगे। वेयर अगर एंटिटी छोटी है तो वैसे वैसा सिमिलर केस विद ऑडिट एविडेंस, हो सकता है कि एंटिटी में ऑडिट एविडेंस ज्यादा मिल रहा है तो वो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करेगी, और कम मिल रहा है तो कम डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपने रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट उसमें क्या एस्टिमेट करके रखा है कि कंपनी में ज्यादा रिस्क है तो आपको ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, कंपनी में आपको लग रहा है कम रिस्क है तो कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। फिर आपकी ऑडिट मेथोडोलॉजी या टूल्स क्या क्या यूज किए हैं आपने, ऐसे टूल्स यूज किए जिससे एविडेंस कम मिले, या फिर एक ही शीट में आपने कोई एक शीट निकाली जिससे आप 10 कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, तो फिर उसमें और डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाएगा। इन द सेंस कि आपने कोई एक ही डेटा निकाला उससे आपके 10 एविडेंस आपको ऐसे ही मिल गए, कम और डॉक्यूमेंटेशन हो गया। वेयर अगर आपको लगता है नहीं तो कंपनीज लेस ऑन द सॉफ्टवेयर बेस्ड, मोर ऑन द फिजिकल पेपर बेस्ड, आपको ज्यादा और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तो उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। सो फिर उसके बाद हो गया एक्सेप्शंस, कि आपको क्या क्या, और अगर आप ऑडिट कर रहे हो कि मुझे क्या क्या एक्सेप्शंस मिल रहे हैं, मुझे ज्यादा एक्सेप्शंस मिल रहे हैं, मुझे ज्यादा गैप दिख रहा है जो होना चाहिए था और जो है इसमें, तो और डॉक्यूमेंटेशन इंक्रीज हो जाएगा, और वरना वैसे वर्सा। So these are certain points on which all documentation depend, but उतना डिपेंड नहीं करते, कम बेसी ठीक है, बट एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट कि वो कैसा ऑडिट कर रहा है, विच इन टर्न मेक्स कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा हो। दीज आर सम एंटिटी रिलेटेड फैक्टर्स, पर उतने बड़े इम्पैक्टफुल नहीं होते ये, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप ऑडिट कैसा कर रहे हो। जैसे द पॉइंट्स हियर इन मेंशन कि ऑडिट प्रोसीजर्स एविडेंसेस, हाँ वो सब पे डिपेंड कर सकता है कि जैसे मैंने बोला ना, आपने एक पेज निकाला उसमें 10 एविडेंस मिल गए तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम हो गया। आप कोई दूसरी कंपनी में जाओगे तो वैसा हो जाएगा। So these are certain factors on which audit documentation depend partially, you can't say कि पूरा उसी पे डिपेंड करता है। चलो अब हमने सीख लिया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला होता है आपका ऑडिट प्रोग्राम और द ऑडिट प्लान दैट यू नीड इज अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। आप जो ऑडिट प्लान निकाल रहे हो, ईच आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या जो भी आपने बनाया ऑडिट प्लान, वो सबसे पहला आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनता है। फिर अगर आपने कुछ कंफर्मेशन मंगाए हैं डेटर्स क्रेडिटर्स से या बैंक से, किसी से भी कुछ कंफर्मेशन मंगाए हैं कुछ कंफर्म करने के लिए, वो आपका एविडेंस बनता है और डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनता है। फिर अगर आपने कोई चेकलिस्ट साइन कराई है कि मे बी आई हैव 10 पॉइंट्स, वेदर ऑल द 10 पॉइंट्स आर चेक्ड और नॉट, एप्लीकेबिलिटी चेक्स कराई है कुछ कंपनी पे, या अगर मैं कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोग्राम कर रही हूँ तो उसमें कंपनी पे क्या क्या एप्लीकेबल है नहीं एप्लीकेबल है, ये सब कराई है, तो ये सब चेकलिस्ट बनेंगी। फिर अगर आपने कुछ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स लिए हैं कि मैनेजमेंट साइंड है कि फॉर सपोज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स आपको कुछ पॉलिसीज में लग सकती हैं, wherein you want the मैनेजमेंट टू वैलिडेट कि नहीं उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है, या फिर दे अग्री दैट दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस पॉलिसी, तो वो सब हो सकता है। फिर मेमोरेंडम्स हो सकती है। फिर अगर और कुछ एडिशनल आपने एविडेंस ऑब्टेन किया है वो सब हो सकता है। सो दीज आर बेसिक ऑल डॉक्यूमेंटेशन। बाकी मैंने कहा 0 to 100 डॉक्यूमेंट करना है, वो आप पे है कि आप कितना अच्छे से डॉक्यूमेंट करते हो, और डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलता ही जाएगा। कुछ ऐसा एग्जाम्पल, दीज आर सम एग्जाम्पल्स, पर ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन इज एवरीथिंग यू डू, नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिम दीज, सब कुछ पे ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन, वो सब ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन ही है जो भी आप कर रहे हो। अब इस ऐसे में एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, अब ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, एक दो टॉपिक्स है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इसमें बोलता है कि देयर आर सर्टेन मैटर्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपको डॉक्यूमेंट करके रखने चाहिए। अब सिग्निफिकेंट मैटर्स होते क्या हैं, कि मैं किसको सिग्निफिकेंट बोलूं, किसको इनसिग्निफिकेंट बोलूं, या ऐसा कौन सा मैटर है कि वो सिग्निफिकेंट होगा, अब ये मैं कैसे डिटरमाइन करूंगी। पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि सिग्निफिकेंट मैटर्स बेसिकली होता क्या है। तो 3-4 मैटर्स को डिफाइन किया गया है कि वो सिग्निफिकेंट मैटर्स हो सकता है।
है, मतलब नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू देम बट इनसे सिमिलर मैटर्स आर सिग्निफिकेंट मैटर्स। मतलब जो आपको मैटर्स लग रहा है दे आर काइंड ऑफ दे अफेक्ट योर ऑडिट रिपोर्ट ज्यादा। मतलब अगर सपोज कोई ऑडिट एविडेंस है दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली टू 5% ऑफ योर ऑडिट ओपिनियन, तो शायद वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो, पर आपका ऑडिट ओपिनियन जो 50% उसी एविडेंस की वजह से आया है, उसी रिजल्ट की वजह से आया है, उसी कंक्लूजन की वजह से आया है, तो बेसिकली वो आपका एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर हो गया। तो कुछ कुछ मैटर्स इस ऐसे में बताए गए हैं कि वो सब सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं एंड उससे पैरेलल चीजें सिग्निफिकेंट मैटर्स होती हैं। अब आप बोलोगे कि चलो इन्होंने तो 4 एग्जाम्पल बताते हैं, बाकी बाकी ये ऐसे बोलता है आप प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ, आप ऑडिटर हो, यू आर अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस ओनली, फॉर योर प्रोफेशनल जजमेंट या फॉर योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। आप जजमेंट लगाओ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैटर सिग्निफिकेंट है, ये मैटर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, तो आप इस मैटर को डॉक्यूमेंट करो। अगर आपको लगता है नहीं यार छोटा सा मैटर है, क्या है, एक एस्टिमेट है, फर्क ही नहीं पड़ता है, फाइनेंशियल में इफेक्ट नहीं होगा, आप मत डॉक्यूमेंट करो। टोटली ऑन योर प्रोफेशनल जजमेंट। ऑल्सो इट इज एडवाइस कि आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट का एक बेसिस भी रखो कि क्या आपने सोचा था, कि मतलब व्हाट इज द बेसिस फॉर योर प्रोफेशनल जजमेंट, क्या ऑन व्हाट बेसिस डिड यू अप्लाई दैट जजमेंट, कि आपने सपोज सोच लिया कि चलो यार इसमें तो फर्क नहीं पड़ता है, तो आपने ऐसा क्यों सोचा, वो आप डॉक्यूमेंट कर लो। या फिर आपको लग रहा है नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है, इसको तो होना ही चाहिए प्रॉपरली डॉक्यूमेंट, वो भी बता दो आपने क्यों सोचा। दीज आर बेसिकली प्रोफेशनल जजमेंट मैटर्स। प्रोफेशनल अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट कर दो, एकदम अच्छे से। नहीं होना चाहिए, आपको लग रहा है नहीं यार कोई नहीं है सही है, तो मत डॉक्यूमेंट करो। बट या एज आई सेड इट इज एडवाइजेबल आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट का बेसिस रखो उसमें, वेदर यू डॉक्यूमेंट और नॉट। इफ यू आर नॉट डॉक्यूमेंटिंग तो सामने वाला आपको प्रोफेशनल जजमेंट बेसिस पढ़ के समझ जाएगा कि ठीक है चलो इंसान ने लगाया है या ऑडिटर ने सामने वाले ने लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि अगर उसे ऐसा लगा कि ये नहीं करना चाहिए था तभी उसने ये प्रोसीजर लगाया है, और अगर उसने ये डॉक्यूमेंट नहीं किया है, और अगर उसको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, नहीं उससे लगता है प्रोफेशनल जजमेंट की नहीं ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए था तो उसने लगाया है। सो इट इज हेल्पफुल फॉर यू ओनली एज एन ऑडिटर कि आप सामने वाले को और बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे कि आपने क्यों डॉक्यूमेंट किया है, क्यों डॉक्यूमेंट नहीं किया है। सो इसमें बेसिकली आपका 3-4 मैटर्स जैसे मतलब एग्जाम्पल्स है वो मैं समझा देती हूँ एक बार। तो पहला ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा मैटर या कोई भी ऐसा एविडेंस मिला जिससे आपको पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है। देखो ये तो सिग्निफिकेंट जजमेंट की बात हो गई कि आपको कुछ ऐसा मैटर पता चला जिससे आपको लगता है कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही सही नहीं है या फिर इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत गलतियां हैं, तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट मैटर हो गया। फिर उसकी वजह से आप अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी चेंज करोगे, उसकी वजह से आप अपना आगे का भी प्रोसीजर्स चेंज करोगे, जो भी आपने इनके लिए रिस्क एस्टिमेट किया था वो भी चेंज करोगे, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट मैटर हो गया। आपको वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आपने पहले एस्टिमेटेड रिस्क क्या रखा था, आपने पहले उसके हिसाब से प्रोसीजर्स क्या रखे थे, अब चेंज करके आप उसका रिस्क कितना वो कर दे रहे हो कि इसमें रिस्क ज्यादा है तो मैं अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स भी चेंज कर दूंगी, मैं टाइम भी ज्यादा दूंगी, मैं उस पर्टिकुलर एरिया को जिसमें मुझे लग रहा है गलतियां ज्यादा है मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगी। तो ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि कोई ऐसा आपको एरिया मिला या कोई ऐसे एरियाज मिले या जिसमें आप जब ऑल प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो आपको बहुत डिफिकल्टी हुई। मतलब जब आप अगर आप एक्सपेंसेस चेक कर रहे थे तो आप उसमें आपने ऑडिट प्रोसीजर के तौर पे वाउचर्स चेक करना था, पर कंपनी के पास वाउचर्स ही नहीं थे किसी चीज के, वो तो एक सिग्निफिकेंट मैटर हो ही गया कि आप ऑडिट प्रोसीजर्स भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो चेक कैसे करोगे वो एरिया। प्लस कंपनी के पास ऑथेंटिसिटी के लिए वाउचर्स ही नहीं है, फिर वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट मैटर हो गया। फिर लास्ट ये एक्सप्लेन करते हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट इज एनी विच वे सिग्निफिकेंट, कि कोई भी ऐसा मैटर या कोई भी ऐसा कंक्लूजन विच लेड टू योर मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। आपको कोई ऐसी बात पता चली है जिसकी वजह से पहले तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे थे पर अब आपको इतना ही मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, मतलब बड़ी बात है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पक्का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गलत है तभी आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो। दिस these are some of the matters which are considered as significant matters
आपको इन मैटर से समझ में आ रहा होगा कि इनसे पैरेलल जो भी रिलेटेड कुछ भी होगा वो ऐसा ही होगा कि मतलब जो थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बता ही रहा है कि वो गलत है, तभी वो वैसे मैटर्स हैं। एंड येट अगेन इसमें प्रोफेशनल जजमेंट लगा लो, बट ये सब मैटर्स सभी ऑडिटर्स डॉक्यूमेंट करते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स के तौर पर। बिकॉज पैरेलली ये सब मैटर्स वही है कि मतलब जो पोर्ट्रे कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या गलत है, जिसकी वजह से आप देख लो तीनों पॉइंट के कंक्लूजन एक ही है कि आपको ऑडिट प्रोसीजर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है या फिर कंपनी में कुछ गलत है। आपको अगर पता चला कि मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन है क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, एंड फर्स्ट फर्स्ट था ही कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबके गलत है। तो इन एनी विच वे अगर आपको किसी भी रीजन से पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो आपका सिग्निफिकेंट मैटर ही हो जाता है। ऑल्सो इसमें बहुत सारे ऑडिटर्स, इट इज हेल्पफुल फॉर द ऑडिटर्स टू, तो एक कंप्लीशन मेमोरेंडम बनाते हैं। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम में बेसिकली वो क्या करता है कि एक रिकॉर्ड जैसा बनाता है जिसमें जितने सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी वो आइडेंटिफाई हुए उनको ऑडिट पे वो लिखते हैं, एंड क्या क्या कैसे कैसे वो एड्रेस हुए। फॉर सपोज जैसे मैंने बोला वाउचर वाला एग्जाम्पल, तो ये कोई सिग्निफिकेंट मैटर उनको आइडेंटिफाई हुआ ऑडिट में, तो वो लिख देंगे कि मुझे वाउचर नहीं मिला है। अब वो देखेंगे कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स क्या है इस पे, तो वो भी बताएंगे कि मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, या फिर उन्हें कुछ पता चला इस कंपनी के बारे में तो वो बताएंगे। सो बेसिकली कंप्लीशन मेमोरेंडम फाइल इसी चीज के लिए होती है कि जो भी आपका सिग्निफिकेंट मैटर्स है, जो भी आपने ऑडिट में रियलाइज किया या आइडेंटिफाई किया वो, एंड क्या क्या उनकी कंक्लूजन निकली। आप बोलोगे ये मेन फाइल में क्यों नहीं, क्योंकि मेन फाइल में ऑलरेडी बहुत कुछ है, मैंने तो बोला 0 to 100 डॉक्यूमेंट करना है। तो अगर आप इसमें आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट कर ही रहे हो कि आपका प्लान क्या था, प्रोसीजर क्या था, परफॉर्मेंस क्या था उसमें, और अपने पॉइंट, सीनियर पॉइंट्स, पार्टनर के पॉइंट, सब कुछ करो, तो अगर आप सिग्निफिकेंट मैटर्स की फाइल अलग रखोगे ना, तो कल को नेक्स्ट ऑडिट में क्या होगा ना, आप जब देख रहे हो कि कुछ एविडेंस चाहिए तो आप नॉर्मल मेन फाइल में रेफर कर लोगे, बट अगर आपको कोई ग्रेव मैटर पे लग रहा है यार ये मैटर थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को इस कंपनी के साथ, या मेरे को इस पे कंसल्टेशन चाहिए, या मेरे को इस पे तो मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा, तो यू कैन रेफर दिस फाइल फर्स्ट कि सिग्निफिकेंट मैटर्स लास्ट ऑडिट में क्या क्या डिस्कस हुई थी, मैं उसी अकॉर्डिंग इस बार डिस्कस करूँ, मे बी मुझे लास्ट टाइम की सिग्निफिकेंट मैटर से कुछ पता भी चल जाए। सो यार इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप दूसरा फाइल रखो, एंड उसको लोग कंप्लीशन मेमोरेंडम बोलते हैं। अब लास्ट इज ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बट ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो पहले मैं बता देती हूँ, ऑडिट फाइल जनरली आपको 60 डेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है उसकी 60 डेज में आपको असेंबल करना पड़ता है। अब असेंबल करना पड़ता है मतलब क्या, पेपर छितरे हुए हैं तो उनको साथ में ले आओ, एक पेपर एक फाइल में है, दूसरा पेपर दूसरे फाइल में है, तो उनको साथ में ले आओ, सॉर्ट कर दो, कोलेट कर दो। आप कोई नया ऑर्डर प्रोसीजर कर दो 60 डेज में, नहीं, वो नहीं अलाउड है। जो भी है ऑर्डर प्रोसीजर जो परफॉर्म हो सकते हैं, उनका ऑडिट एविडेंस मिल चुका है, उनके ऑडिट कंक्लूजन आ चुके हैं, वो सब डिस्कस हो चुका है, वो प्रिंटेड नहीं है, आपको प्रिंट करना है वो प्रिंट कर लो, वो किसी और फाइल में वो डालना है वो डाल लो, ये सब आप कर सकते हो, पर आप कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकते इसमें अभी। आपको बेसिकली 60 डेज दिया जाता है कि आपके अगर ऑडिट फाइल में कुछ भी छितरा हुआ है, या आपको लगता है कि नहीं यार अभी सॉर्ट करना है, या फिर प्रिंट करना है कुछ, या फिर और वेल मेंटेन करना है, क्योंकि होता है बहुत बार, मैंने बोला कि ऑडिट में बहुत बार होगा लास्ट मोमेंट्स की जो डिस्कशन होंगी वो करना है, वो सब डॉक्यूमेंट करना है, तो वो सब है, तो वो सब डॉक्यूमेंट कर सकते हो, पर कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं। Also, you are required, as the auditor is required to maintain the audit file 7 years from audit report. उसने रखनी होती है 7 साल तक, उसको वो ऑडिट फाइल रखनी है, उसके बाद रखनी है उसकी मर्जी, उसके पहले वो नहीं फेंकेगा। तो दीज वर बेसिक स्मॉल पॉइंट्स, छोटी पॉइंट्स की, इसलिए मैंने आपको ऐसी बता दी कि आप पहले ही तो 60 डेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट में फाइल असेंबल कर लो, एंड 7 साल तक ऑडिटर को रखनी है। अब आती है ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे बात, तो मैंने क्योंकि बोली दी 7 साल तक ऑडिटर को रखनी है, सो यस, ऑडिटर इज कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ क्या ऑडिटर ये फाइल किसी भी राह चलते इंसान को दे सकता है, या कभी क्लाइंट बोल सकता है कि ऑडिट तो आपने मेरा किया, मुझे पूरा फाइल दे दो, ऐसा हो सकता है क्या? नो, ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल। कल को अगर आके ऐसा होगा कि अब सपोज क्लाइंट ने बोला यार मेरे को तो वो पेपर ही नहीं मिल रहा, मैंने तुम्हें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में दिया था, वो एक काम करो ना, एक बार अपनी ऑडिट फाइल दे दो, मैं उसमें से देख लेता हूँ, आप कर दोगे क्या?
नहीं, नॉट अलाउड, ये सब आप कर ही नहीं सकते। आप मतलब इसकी वजह से आप जेल जा सकते हो। ये एक आपको बताया गया है प्रोफेशनल एथिक्स में कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप शेयर ही नहीं कर सकते। पहला पॉइंट है कि आप क्लाइंट से पूछे बिना शेयर नहीं कर सकते, बट एज इन भी आप शेयर नहीं कर सकते किसी से। वो आपका डेटा नहीं है। चलो आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म की, पर उसमें किसी और का भी डेटा है, वो जो क्लाइंट का है। आपने क्लाइंट के डेटा पे प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, तो आप किसी से बिना पूछे किसी की डॉक्यूमेंटेशन कैसे शेयर कर सकते हो? तो अगर आपने ऐसा किया क्लाइंट से पूछे बिना किसी थर्ड पार्टी, अब सपोज कल को सेबी आई, सेबी बोलती है यार आपके क्लाइंट पे ऐसा ऐसा है, रेगुलेशंस लगी हैं, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स दे दो। उनके डॉक्यूमेंट्स तभी दे दो जब यू इंश्योर कि क्लाइंट पे ऐसा हुआ है। कोई भी फर्जी सेबी बन के आ जाएगा, आप उसको डॉक्यूमेंट्स दे दोगे? नहीं, यू विल हैव टू मेक श्योर, you will have to ask the client before sharing the order documentation to the third parties. एंड थर्ड पार्टीज में भी जनरली सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को आप दे सकते हो और किसी को नहीं दे सकते। मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको ये तो बोल दिया, आप क्लाइंट को नहीं दे सकते अपना ऑडिट फाइल पूरा, तो आप थर्ड पार्टी को कैसे दे सकते हो? बट regulatory authorities, as you understand, they may have some work, they may need the audit file because they need to maybe know something regarding the client या ऐसा कुछ, तभी आप उनको दे सकते हो, वरना आप किसी और को नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा दिया, मैंने जैसे बोला जेल, आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंडर गिल्टी हो गए और आप जेल चले जाओगे। ऑल्सो ऑडिटर कैन मेक अवेलेबल एक्सट्रैक्ट, मतलब वो कुछ पेपर्स क्लाइंट को अगर वो बहुत इंसिस्ट करे या फिर ऐसा क्लाइंट को चाहिए कि उनका कोई रिजल्ट्स ऐसा ऑडिट एविडेंस उनको अच्छा लगा कि नहीं, आप मेरे को ये दे दो, या फिर आपको जो पता चला आप मुझे थोड़े से एक्सट्रैक्ट दे दो उसके, तो आई वर्क अपॉन इट, या फिर मैं आपको वापस दे दूंगा, पर आप मेरे को एक बार थोड़े से कुछ वर्किंग पेपर्स उससे रिलेटेड दे दो, बिकॉज मेरे को हेल्प होगी नेक्स्ट टाइम मैं वैसा ही प्रोसीजर्स अपने एंटिटी में डेवलप करना चाहता हूँ कि ऐसे ही फ्लो में जाए। वो सब के लिए द ऑडिटर में मेक अवेलेबल, जरूरी कुछ नहीं है, मे ऑन हिज बिल मेक अवेलेबल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ हिज वर्किंग पेपर टू द क्लाइंट, बट उसको इसमें भी दो चीज इंश्योर करना पड़ेगा। पहला कि उसकी वैलिडिटी ऑफ द वर्क इज नॉट अंडरमाइंड, एंड सेकंड उसका इंडिपेंडेंस इज नॉट कर्व्ड, दैट इज कोई थ्रेड डेवलप नहीं हो जाना चाहिए इसमें कि चलो थोड़े से वर्किंग पेपर्स दे दिए। अब जैसे मैंने बोला ना, आपको बहुत जन अपने वर्किंग पेपर्स पे लिख देते क्रिएटेड बाय और डन बाय, कि आसानी रहे रिव्यू के लिए भी या फिर आसानी रहे वर्क के लिए भी। तो ऐसा नहीं चाहिए कल को फोन करके बोल दें या फिर आपको फोन कर ले कि इस बच्चे ने जो काम किया है ना, मुझे आप इसको इसका नंबर दे दो या इसको भेज दो, या आप ऐसे कर दो कि इस बच्चे का जो है आप इसको भेज दो, वैसे काम करा देता हूँ। ये सब नहीं होना चाहिए, उसको आपके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इंडिपेंडेंस नहीं जानी चाहिए आपकी। What remains within the audit firms remains within the audit firm, आप किसी को और बाहर जाके नहीं बता सकते ये सब। So you have to make sure कि जो भी आप उनको वर्किंग पेपर्स भी शेयर कर रहे हो उसमें कहीं भी कोई आपके ऑडिट टीम मेंबर का नाम नहीं है कि क्रिएटेड बाय और डन बाय, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ दैट पर्सन एंड in turn impact the independence of your firm only. So always make sure वो सब नहीं है फर्दर कि मतलब वो पॉइंट आउट नहीं कर सके कि आपका वर्क वैलिड है या इनवैलिड है, वो सब जजमेंट्स उनको मत पास करने हैं। मेक श्योर आप उनको उतना ही वर्किंग पेपर्स दे दो जितना उनको नीडेड है। डोंट गिव देम कि सपोर्टिंग भी मैं दे देती हूँ, ये भी कर देती हूँ, नहीं, आपको आपका वर्किंग प्रोसीजर पूरा समझाना नहीं है उनको। You are just making them available some papers because they have requested for it and they need it. So always make sure client को देते हुए भी ये दो बात ध्यान रखना, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को देते हुए always ensure कि आप एक बार क्लाइंट से समझ ले रहे हो तभी कुछ वर्किंग पेपर्स दे रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी को भी मुंह उठा के दे दिया। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को छोड़ के आप किसी को वर्किंग पेपर्स नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट से पूछे बिना किसी भी थर्ड पार्टी को वर्किंग पेपर्स दिए तो फिर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंडर गिल्टी होंगे। This was basically audit documentation from my side. I hope I could explain your audit documentation. Also, if you are having your exams, you can watch this video at 1.5x. This will serve as a quick revision just before the exams, and hope you like it. Thank you.